किसी कुत्ते के गले में भी अगर बांध देंगे अपना नाम तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। उसके बाद आपने उसका विरोध करके आप चुनाव लड़ गए और आप चुनाव जीत गए। मुलायम सिंह के समय भी और अखिलेश यादव के समय भी ये माफिया सरकारों को बनाने बिगाड़ने का काम करते थे। कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी दूसरे को अध्यक्ष नहीं बनने देते थे। पूरे मुलायम सिंह यादव जी डायरेक्ट मुख्यमंत्री रहते हुए भी पूरी मॉनिटरिंग करते थे। आप पीडीए चिल्लाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा पॉलिटिकल माइलेज की थी, आप समाज में विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों ने उसका विरोध किया तो उनके पास 2-2 आधार कार्ड निकले, उसमें दोनों में जातियाँ अलग थीं। तब लोगों को संदेह हुआ तो मऊ का भी मिथक तोड़ेंगे, क्योंकि अब उसको भी अपराध मुक्त बनाना है। चुनाव के दिन कैलाश हॉस्टल में आपका कोई विवाद भी हुआ था? हाँ हुआ था, और 123 वोट से मुझे वो जबरदस्ती आखिरी काउंटिंग में मुझे जबरदस्ती हराया गया था। हजारों बर्क गिरे, लाख आंधियां चलें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिल लुधियानवी का ये शेर एक शख्स पर बिल्कुल सटीक साबित होता है। वो शख्स आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे बजरंगी सिंह बज्जू जी हैं। उनसे हम उनके छात्र जीवन से लेकर पूरे राजनीतिक जहां पे उनका आज परिदृश्य है, जिस पोजीशन पे है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इस पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके संघर्षों के बारे में भी उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ में। धन्यवाद सर, सबसे पहले आपके संघर्षों पे ही बात करते हैं। जो भी आपको जानने वाले हैं, जो भी आपके साथ छात्र जीवन में रहे हैं, वो बताते हैं आपका जीवन बड़े संघर्षों में बीता है। शुरू से मतलब छात्र जीवन से लेकर अध्यक्ष बनने तक का जो सफर रहा है बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। सर, हम क्योंकि संघर्षों से ही शुरू कर रहे हैं तो संघर्षों के बारे में ही बता दीजिए अपने, कैसे आना हुआ यूनिवर्सिटी और फिर अध्यक्ष तक का जो सफर तय हुआ आपका। देखिए, हम लोग एक बहुत ही ग्रामीण परिवेश से निकले हुए छात्र थे। इंटर तक की शिक्षा गांव के ही एक तरुण इंटर कॉलेज हमारे गांव में ही कुंडा कुचाई के नाम से, मैं मऊ जनपद का रहने वाला हूं, और वहीं पे इंटर तक की शिक्षा हम लोगों ने ग्रहण की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए हर माँ बाप चाहता था कि अपने बच्चों को हम लोग उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजें। ऐसे में हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और लखनऊ विश्वविद्यालय का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, और दोनों जगह मेरा एडमिशन हो गया। लेकिन कुछ साथियों की इच्छा थी कि नहीं, लखनऊ ही चलते हैं। हालांकि हमारे तरफ के लोग ज़्यादातर उस समय इलाहाबाद ही पढ़ने जाते थे जी, तो कुछ हमारे बैच के लोग वहाँ भी गए, लेकिन हम लोग कुछ साथी लखनऊ विश्वविद्यालय चले आए। और निश्चित रूप से जब यहाँ आए हम लोगों ने एडमिशन लिया। उसके बाद छात्रावास का आवंटन हुआ, छात्रावास में रहना शुरू किया। और शुरू में कुछ ऐसा नहीं था, शुरू में पठन पाठन का ही माहौल था, और हम लोग कुछ बनने के लिए ही आए थे। कुछ पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे, हर माँ बाप की इच्छा होती है मेरा लड़का कुछ बन जाएगा, किसी जॉब में आ जाएगा। इसी आशा के साथ हम लोग यहाँ विश्वविद्यालय में अपना समय बिताने लगे। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी, विश्वविद्यालय में रहते रहते एक अपना ग्रुप बन जाता था। कभी कभी छोटी मोटी बातों को लेकर कभी विवाद भी हो जाते थे लोगों में। तो इस तरह का एक गोल गुलैतिया। और जब हम लोग विश्वविद्यालय में आए तो थोड़ा सा विश्वविद्यालय का एक अलग माहौल था। लखनऊ शहर के अंदर छात्र संघ को लेकर एक बड़ा ग्लैमर बना रहता था लोगों के बीच में। सच बताऊं, जब मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय में पहले दिन आया एडमिशन लेने, तो इस तरह का ग्लैमर सुनता था मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का, अखबारों में सब आता था। छात्र संघ के अध्यक्ष यहाँ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो हम लोगों के मन में भी एक डर सा रहता था कि कैंपस में जाएंगे किस तरह का वातावरण मिलेगा। लेकिन फिर धीमे धीमे जो है हम लोग भी उसमें आए। और छात्र राजनीति से हमारा कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था, लेकिन कुछ हॉस्टल की परिस्थितियां ऐसी बनी, कभी छोटे मोटे ऐसे विवाद हुए जिसका नेतृत्व मुझे करना पड़ा अपने संग साथियों के लिए। धीमे धीमे वही नेतृत्व करना जो है, हमारे पीछे एक लावी खड़ी हो गई और हम सब जो है आगे बढ़ते रहे। हमारे विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव हर साल होते थे। हमारे छात्र संघ में एक संतोष सिंह जी अपने बड़े भाई की तरह रहे, छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, महामंत्री भी रहे, वर्तमान में विधान परिषद के भाजपा के सदस्य हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। वो चुनाव लड़ रहे थे महामंत्री का और हमारे ही हॉस्टल में रहते थे। धीमे धीमे उनसे मिलते मिलते कुछ ऐसा लगा हुआ और बाद में वो स्वतः हमारे ही कमरे में ऊपर आकर हमारे साथ ही रहने लगे। तो एक तरह से उनको चुनाव लड़ाने का जो एक टीम का मैनेजमेंट था वो पूरा काम मैं देखने लगा, और उनकी टीम का एक तरह से मैं पूरे जो भी चुनावी वो होता था उसका नेतृत्व करते हुए पूरा मैनेजमेंट का काम मैं देखने लगा। फिर वो छात्र संघ के महामंत्री चुने गए, फिर वो छात्र संघ के अध्यक्ष बने। एक लंबा समय हो गया था, लगभग विश्वविद्यालय में उस समय मुझे 8 साल हो गए थे जी। मैं उस समय LLB 3rd ईयर का स्टूडेंट था। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, MSW किया और
LLB थर्ड ईयर का वो समय था हमारा, जब संतोष सिंह जी 98 में प्रेसिडेंट हुए, तो 99 में पूरी टीम ने कहा कि नहीं, उस समय विश्वविद्यालय में एक गोल गिरोह चलता था कि ये फला की लाबी है, ये फला की लाबी है, तो उस गोल की टीम जो मजबूत होती थी वही उसी का नेतृत्व जो करता था उसे ही आगे बढ़ाते थे लोग। तो हमारे सभी साथियों ने मिलकर, हमारे छात्रावास के जो भी थे, मैंने संतोष भाई साहब, सब लोगों ने कहा कि नहीं भाई आप चुनाव लड़ो, सभी लोग आपको चाहते हैं। ऐसे आश्रम रहते थे आप? मैं लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में मैं रहता था जी। तो जो अपनी टीम थी सब ने कहा कि नहीं आप ही चुनाव लड़िए। मेरा मन चुनाव में का नहीं था, जो सही बात है, क्योंकि मुझे लगभग 8 साल हो गए थे, घर का भी बड़ा प्रेशर था कि नहीं अब आप लोग कुछ करिए, इंडिपेंडेंट हो जाइए, तो इसको लेकर एक थोड़ा सा दबाव था। लेकिन इतना लोगों ने दबाव दिया कि नहीं आप चुनाव लड़िए, आप ही के लिए सारी टीम एक है, वरना टीम टूट जाएगी, 4 नेता पैदा होंगे, मतलब एक होता था एक जैसे छात्रों के बीच एक माहौल। तो उसको लेकर जो है फिर चर्चाएं बैठ के हुई, अंत में ये तय हुआ कि नहीं चुनाव मैं लड़ूंगा। और 99-2000 का जो सत्र था उसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते थे। संतोष सिंह जी भी छात्र संघ के महामंत्री हुए, तो विद्यार्थी परिषद, हम लोग विद्यार्थी परिषद से ही जुड़े थे और उसी की विचारधारा को लेकर परिसर में काम भी करते थे। और उसी के बैनर तले जब संतोष सिंह जी अध्यक्ष हो गए तो विद्यार्थी परिषद संगठन ने भी हमें कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है। और आज जो वर्तमान सरकार में प्रदेश के मंत्री हैं, हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष दयाशंकर सिंह जी, वो और मैं दोनों लोग, वो अध्यक्ष का चुनाव लड़े और मैं महामंत्री का, दोनों लोग विद्यार्थी परिषद के पैनल से हम लोग वो चुनाव लड़े। यहाँ से हमारे छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। तो सर पहला चुनाव आप महामंत्री का लड़े थे? जी। जीते थे? जी। अच्छा, आपके बारे में एक और जानकारी हमने पढ़ी कि आप शुरू में समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं छात्र जीवन में, उसके बाद फिर कुछ ऐसी घटना हुई कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर हम किसी कुत्ते के गले में भी अगर बांध देंगे अपना नाम तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। उसके बाद आपने उसका विरोध करके आप चुनाव लड़ गए और आप चुनाव जीत गए। तो ये घटना कहाँ तक सही है, उसमें क्या सच्चाई है? मैं आपको बताता हूँ जी। अब जहाँ से भी कहीं से वो आपके संज्ञान में आया हो जी, लेकिन ऐसा नहीं था। हम विद्यार्थी परिषद के ही कार्यकर्ता के रूप में हमने परिसर में काम किया था और विद्यार्थी परिषद के बैनर से मैं छात्र संघ का महामंत्री हुआ था। और जब मैं महामंत्री हुआ तो शैलेश सिंह सैलू जी छात्र संघ के अध्यक्ष हुए और अभिषेक सिंह आसू जो बाद में जाके वो भी अध्यक्ष हुए विश्वविद्यालय के, और मैं, तीनों लोग हम छात्र संघ में थे और मैं विद्यार्थी परिषद के पैनल से ही महामंत्री हुआ। लेकिन जब हमारी यूनियन थी सन 2000-2001 वाली, उसके बाद 3 साल चुनाव बंद हो गए थे, छात्र संघ के चुनाव बंद हुए। 2002 में बसपा और भाजपा की सरकार बन गई, सुश्री आदरणीय मायावती जी मुख्यमंत्री बनी और उस समय चुनाव बंद हो गया था। एक तरह से परिसर में हॉस्टल भी खाली करा लिए गए थे, तो एक तरह से 2-3 साल चुनाव बंद रहा जी। तो उस समय मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में PhD का, मैं सोशल वर्क MSW किया था, मैं PhD का स्टूडेंट था। तो जब चुनाव हुए 2000 उसके बाद जो चुनाव हुए वो जब बहन जी ने इस्तीफा दे दिया, आपको ध्यान हो कि वो सरकार पूरी नहीं चली थी और बहन जी ने स्वतः इस्तीफा दे दिया था और मुलायम सिंह ने कई पार्टियों को तोड़कर सरकार बना ली थी 2003 अगस्त में। और जब वो शपथ लिया तो संजोग से मुलायम सिंह जी का कार्यक्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहले से ही तय था, उसी दिन यहाँ का शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी था। वो शपथ लेने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए और वहाँ के कार्यक्रम में उन्होंने छात्र संघ को बहाल करने की घोषणा कर दी। तो पुनः छात्र संघ के चुनाव हुए। तो जब छात्र संघ के चुनाव हुए पुनः, तो उस समय विद्यार्थी परिषद से चूँकि हम लोग जुड़े रहे, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने मुझे न चुनाव लड़ा के, एक विजय सिंह टिंटू थे छात्र नेता, उनको विद्यार्थी परिषद के बैनर से चुनाव लड़ाया। तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और वो चुनाव में हार गया। अभिषेक सिंह आसू उसमें अध्यक्ष हुए थे। उसके बाद वो आपके संज्ञान में इसलिए आया वो समाजवादी पार्टी का विषय, मैं समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ा रहा, इसलिए कि जब उस समय अभिषेक सिंह आसू जो छात्र संघ के अध्यक्ष हुए तो वो समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के बैनर से जीते थे जी। तो उसके बाद वाला जो चुनाव था, उस चुनाव को जब मैंने तैयारी की लड़ने की, तो अभिषेक सिंह आसू का एक तरह से परोक्ष अप्रोच मुझे समर्थन था जी। तो वो समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम करते थे। चूंकि मैं इंडिपेंडेंट हो गया था, विद्यार्थी परिषद ने मुझे चुनाव लड़ाया नहीं था, मैं एक तरह से इंडिपेंडेंट लड़ा था, तो मैं स्वायत्त था कि मैं किसी भी कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के किसी भी दल पार्टी के हो, मैं उसमें भाग लेता था, कोई विचारधारा का मेरा वो नहीं था बिल्कुल। तो ऐसे में मुलायम सिंह ने छात्र संघ का उद्घाटन किया था, तो मैं समाजवादी पार्टी के छात्र विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम होते थे मैं जाता आता था।
और अभिषेक सिंह आंसू मेरे साथ खड़े थे कि नहीं, मैं आपका समर्थन करूंगा और अगला चुनाव आपको लड़ाऊंगा। और उन्होंने बहुत प्रयास भी किया कि समाजवादी छात्र सभा से मैं इनको टिकट दिलाकर चुनाव लड़ाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे वो बैनर नहीं मिला। और वो चुनाव समाजवादी पार्टी ने राजपाल कश्यप को वो चुनाव लड़ाया था, आपको ध्यान हो, और राजपाल कश्यप वो चुनाव जीते थे। मात्र 123 वोट से मैं वो चुनाव इंडिपेंडेंट में हार गया था। तो समाजवादी पार्टी से मैं मेरा कोई ऐसा लगाव नहीं रहा। चुनाव के दिन कैलाश हॉस्टल में आपके कोई विवाद भी हुआ था? हाँ, हुआ था जी, उसके बारे में बताइए। हाँ, आपको स्मृतियां हो? नहीं, वो चूंकि गर्ल्स हॉस्टल में एक प्रोविडेंट रहता था कि कोई भी प्रत्याशी गर्ल्स हॉस्टल में नहीं जाएगा, पोलिंग के दौरान, चुनाव के दौरान गर्ल्स हॉस्टल में नहीं जाएगा। तो लेकिन चूंकि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी दूसरे को अध्यक्ष नहीं बनने देते थे। पूरे मुलायम सिंह यादव जी डायरेक्ट मुख्यमंत्री रहते हुए भी पूरी मॉनिटरिंग करते थे। अखिलेश यादव जी उस समय यूथ के प्रभारी थे, सांसद थे जी, पूरी मॉनिटरिंग करते थे। और प्रदेश के सारे विश्वविद्यालयों में इन लोग एक तरह से वर्चस्व समाजवादी छात्र सभा का रहता था। तो प्रशासन के लोगों ने इनको छूट दे दी, गर्ल्स हॉस्टल में इनको अंदर प्रचार के लिए चले गए पोलिंग के दिन। तो जो हमारी समर्थक थी उन सबों ने मुझसे फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो मैं भी गया। जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने देखा उस समय के जो तत्कालीन एसपी ट्रांस गोमती थे और एसपी जो एसएसपी थे यहाँ के, वो उन दोनों लोगों ने जो है गर्ल्स हॉस्टल पे ही उन लोगों की गाड़ियाँ खड़ी थी और अंदर ये जाके मैं अपने कैंडिडेटों से बात कर रहे थे, मिला। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया कि अगर इस तरह का प्रोविडेंट है तो आप क्यों इनको भेज रहे हैं अंदर, आप सीधे सीधे सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसी पर कुछ विवाद हुआ और मेरे भी समर्थक थे, मैं भी बोलते हुए अंदर चला गया। तो उनके समर्थकों ने जो है कुछ शब्द का प्रयोग किया, तो उसी को लेकर विवाद हुआ। और आगे क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा जा सकता, हमारे छात्रों को पता है उन चीज़ों का। तो मतलब वाद विवाद काफ़ी बढ़ गया था? हाँ, वाद विवाद काफ़ी बढ़ा। ये भी कहा जाता है कि उस समय जो है, क्योंकि आपकी टीम थोड़ा भारी पड़ी थी, इस वजह से छात्राओं का सपोर्ट उनको मिल गया था और वो चुनाव जीत गए थे। नहीं, मैं एक चीज़ तो कहूँगा, विश्वविद्यालय में छात्राओं का जितना स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला, हमें लगता है लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में किसी को नहीं मिला। काउंटिंग के दिन पोलिंग हुई और काउंटिंग, आप समझिए कि वो चुनाव मुझे ज़बरदस्ती हराया गया था। जो 123 वोट से मैं चुनाव हारा, मैं कहीं से चुनाव नहीं हार रहा था। काउंटिंग के समय लाइट गायब हो गई, लाठीचार्ज हो गई, 1.5 घंटे तक काउंटिंग रोक दी गई, बॉक्सों को इन्होंने बदल दिया। और आराधना शुक्ला जी उस समय डीएम थी यहाँ पे, और आराधना शुक्ला जी भी मौके पर मौजूद रहीं हमेशा। और समझिए कि जितना भी उपद्रव करना था वो करके बैलेट में इन लोगों ने ज़बरदस्ती वोटों का वो किया और 123 वोट से मुझे वो ज़बरदस्ती, आखिरी काउंटिंग में मुझे ज़बरदस्ती हराया गया था। और इसको सभी छात्रों ने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया था। और मुझे ध्यान है, इसे कहना तो नहीं चाहिए, मुझे स्वयं आराधना शुक्ला जी डीएम थी, उन्होंने कहा कि बज्जू जी मैं क्या करती, मैं बहुत मजबूर हूँ, वरना आप बहुत अच्छे नेता हैं, मैं आपको भी बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं कुछ आपकी मदद नहीं कर सकती। और वही कारण था कि जब अगला चुनाव हुआ, जो जब 2005 का चुनाव हुआ, 5 और 6 के सत्र का चुनाव हुआ, तो सारे छात्रों के मन में वो टीस थी। और जब चुनाव हुआ विश्वविद्यालय का और विभिन्न दलों के प्रत्याशी घोषित हुए, मेरे पास उस समय तमाम दल के लोग आए, छात्र सभा के भी लोग आए, हमारे पुराना विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता ही रहा, तो वो लोग भी कहे कि नहीं, आपको जो है मेरे बैनर तले लड़ना है। लेकिन मैंने कहा नहीं, चूँकि विद्यार्थी परिषद ने मुझे उस समय चुनाव में टिकट नहीं दिया था, विद्यार्थी परिषद के बैनर से छात्र संघ का महामंत्री था, कुछ बहुत व्यक्तिगत कुछ कारण था जिसका मैं कैमरे पे मैं नहीं वो बात कह सकता। इसको लेकर वो मेरे साथ वो जो भी कुछ हुआ था, मुझे 2003-04 में जो विद्यार्थी परिषद ने नहीं लगाया था, उसका कुछ व्यक्तिगत भी कारण थे उसमें, बहुत सारे चीज़ें। लेकिन मेरे मन में वो टीस थी कि नहीं, मैं इंडिपेंडेंट बन के अध्यक्ष में ही मैं बनूंगा, छात्रों का स्नेह मेरे साथ रहेगा। और जब 2005 और 6 का वो चुनाव हुआ, तो उस समय यहाँ कैंपस में, चूँकि भाई छात्र सभा के लोगों की गुंडाई ज़बरदस्त रहती थी, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, कैंपस के अंदर मतलब चुनाव के दौरान लगता नहीं था कि छात्रों का चुनाव है,
इनके सारे नेता, सांसद, विधायक सब कैंपस के अंदर आके माहौल को बनाने का, बिगाड़ने का काम करते थे। लगता था कि इस चुनाव से सरकार बन रही या बिगड़ रही है। और मेरे चुनाव में तो इन्होंने इतना ज़बरदस्त वो किया था। उस समय के आप तमाम अखबारों की कटिंग है मेरे पास और मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें आप देख लेंगे। तो जितना उपद्रव किया गया उस चुनाव में पोलिंग के दिन, मतलब गोलियां चली, कई लड़के ऊपर छत से गिर गए, बैलेट बॉक्स फेंक दिए गए, पूरी गुंडई के साथ इन्होंने वो किया। लेकिन इतना था, जो अभी आपने इससे पहले में जो सवाल कहा कि छात्रों का इतना माप मेरे साथ था कि 2-2, 2,500 लड़का मेरे साथ चलता था। प्रशासन के लोग मुझसे कहते थे, यार बच्चू तुम्हें डर नहीं लगता, क्या चाहते हो? मैं कहता था, भाई साहब डर किस बात का, छात्रों के सम्मान की लड़ाई लड़ता हूँ, छात्रों का नेतृत्व करता हूँ और डर मेरे जीवन में कभी नहीं रहा। जो होगा वो देखा जाएगा। और मैं मजबूती से चुनाव लड़ा कि उनकी हिम्मत नहीं हुई। पोलिंग के एक दिन पहले मेरे खिलाफ FIR करा दी गई, फर्जी FIR जिसका कोई मुझे पता भी नहीं। फिर भी उन लोगों की गिरफ्तारी की हिम्मत नहीं हुई। प्रशासन के लोग कहते थे तुम हट जाओ यहाँ से। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हटूंगा, आपको गिरफ्तार करना होगा जेल भेजिए, जो करिए। इतनी गुंडई और अराजकता के बाद भी 3 बजे तक पोलिंग होती थी, लेकिन मेरे चुनाव में मात्र 1:45 पर पोलिंग बंद हो गई और कैंपस के अंदर ज़बरदस्त मार भी हुई। और फिर वो विवाद गर्ल्स हॉस्टल में हुआ था मेरे 2005 के चुनाव में। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे राम सिंह राणा, फिर उनके साथ भी वही हुआ था जो 2004 में हुआ था। लेकिन आपने कहा ना कि लड़कियों का वो था ना, लड़कियों का मुझे ज़बरदस्त समर्थन रहा। मैं छात्र संघ का जब महामंत्री भी बना तो विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोट से जीतने का मेरा था। 1600 कुछ वोट पा के सहेलू जी अध्यक्ष हुए थे, मैं उस समय भी 2700 कुछ वोट पा के महामंत्री हुआ था। और जब मैं अध्यक्ष बना तो आप समझिए गर्ल्स हॉस्टल की पोलिंग का जब काउंटिंग हुई, मुझे आज भी याद है 1137 वोट पड़ा था, इसमें से 939 वोट मुझे अकेले मिला था गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों का। तो लड़कियों का तो ज़बरदस्त सपोर्ट रहा और रिकॉर्ड रहा। सर इसकी वजह क्या रही, क्या मानते हैं इसकी वजह, क्या मानते हैं कि देखिए, लड़कियां भी देखती थी कि कौन है जो छात्रों के हितों के लिए, छात्रों के मुद्दों की लड़ाई लड़ता है। मैंने हमेशा कैंपस में पॉजिटिव राजनीति की, कभी उपद्रव नहीं किया। छात्रों के हित की लड़ाई के लिए मैं प्रशासन से लड़ता था और तमाम आंदोलन किए जिसमें छात्रों को लगता था कि हाँ, हमारे लिए कोई अगर लड़ रहा है या हमारे सही विषयों को लेकर कोई आगे बढ़ रहा है तो बजरंगी सिंह बज्जू हैं। इसके नाते लोग मेरे साथ खड़े रहते थे। गर्ल्स का भी बहुत सपोर्ट रहता था। समाजवादी पार्टी जैसा कि उनका एक नेचर होता है, वो शुरू से ही बहुत ही एग्रेसिव तरह की राजनीति करते थे। लोग कैंपस में हमेशा अराजकता फैलाते थे। लोग कभी शिक्षकों के साथ बदतमीजी कर दिया, कभी कर्मचारियों के साथ बदतमीजी कर दिया था। उनके प्रत्याशियों के ऊपर इस तरह का ठप्पा रहता था। तो निश्चित रूप से उसको लेकर वहाँ का छात्र जो था वो एक जानता था कि एक सभ्य और एक अच्छे नेता का चयन किया जाए जो कैंपस में रचनात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता था। तो इसके नाते हमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मात्र 1500 कुछ वोट मिले और 4700 कुछ वोट पाकर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का मेरा रिकॉर्ड रहा है। जी, आप ऐसे जिले से आते हैं मऊ गाजीपुर, जो मतलब एक अगर देखा जाए जैसे मऊ या गाजीपुर का नाम आता है तो एक अपराध और ये जो टेरर टाइप का मामला होता है, दबंगई, गुंडई, इन सब का भी लोगों के जहन में चीज़ें गूंज जाती हैं। लेकिन अब सरकार, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है 2017 से, क्या परिस्थितियां बदली हैं? अब आप वर्तमान की बात करिए, आपने जिले की बात करिए सबसे पहले, क्या परिस्थितियां बदली, आपको क्या बदलाव लग रहा है? देखिए, मऊ जनपद हो या आजमगढ़ हो, हम लोग मऊ आजमगढ़ ही जनपद से कट के मऊ एक नया जिला बना था। और हम लोग तो लखनऊ विश्वविद्यालय पढ़ने चले आए, लेकिन वो हमारे ज़िले की जो राजनीति थी बहुत ही अगल बगल की जो भी राजनीति थी, जैसे गाजीपुर हुआ, मऊ हुआ, आजमगढ़ हुआ, ये कुछ ज़िले ऐसे थे जो बहुत ही क्रांतिकारी टाइप के ज़िले थे। एक समय था कि कम्युनिस्टों का मतलब गढ़ माना जाता था। जब कांग्रेस का तूती बोलती थी तो भी वहाँ पे हमारे कम्युनिस्ट के लोग विधायक हो जाते थे, गाजीपुर से, मऊ से, आजमगढ़ से। तो एक बहुत ही रचनात्मक टाइप का नेतृत्व वहाँ होता था। बड़े बड़े नेता वहाँ पे अलगू राय शास्त्री जी, कल्पनाथ राय जी, झारखंडे राय जी, मतलब इस तरह के बहुत सारे नाम वहाँ पे रहे। लेकिन 3 दशक पहले जब पूर्वांचल में एक तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा, और मैं समझता हूँ कि 90 के दशक से जब राजनीति की दिशा बदली और जब क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व बढ़ा,
तो मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय पार्टियों ने ऐसे अराजक तत्वों को बढ़ाने का बहुत काम किया। वो मुलायम सिंह यादव जी रहे हों या बहन जी रही हों, इन लोगों ने अपने ज़िले के जो छोटे-छोटे इस तरह के अपराधी थे या वो एक तरह से क्षत्रप थे, उनको राजनीति में आगे बढ़ाने का मौका दिया। और इसके नाते इन लोगों को मौका मिला और हमारे मऊ में भी एक ऐसा नाम उभर के आया। 96 में चुनाव लड़े मुख्तार अंसारी, तो मरहूम हैं, और वहाँ से वो विधायक चुने जाते हैं। और अप्रोच रूप से हमेशा जब भी वो चुनाव लड़े, कभी बहन जी की पार्टी से लड़े, कभी समाजवादी पार्टी का समर्थन रहा, या उन्होंने स्वयं बाद में अपनी एक पार्टी बनाई, कौमी एकता दल। तो ओम प्रकाश राजभर जो आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनकी पार्टी है, सुहेल देव राजभर, उसके साथ उनका अलायंस रहा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रहा कि जो क्षेत्रीय दल थे वो हमेशा वहाँ पर मुख्तार अंसारी को समर्थन करते रहे, जिसके नाते वो वहाँ से लगातार 5 बार विधायक हुए। और लेकिन उनके जीतने का मार्जिन बहुत कम रहता था। 5,000 से लेकर 7,000 से ज़्यादा कभी वो विधायक बने नहीं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती थी। तो आजमगढ़ भी वही था, आजमगढ़ में भी सब एक से एक माफियाओं का वर्चस्व था। तो भारतीय जनता पार्टी जिसकी मैं राजनीति करता हूँ, जब मैं विश्वविद्यालय से निकला तो हम लोग बीजेपी, चूँकि विद्यार्थी परिषद के ही उससे थे, तो स्वाभाविक था, एक विचारधारा के लिए काम किया था, तो बीजेपी की ही राजनीति में हम लोग आए। तो हमें अपने ज़िले में मैंने अपनी सक्रियता बढ़ाई और ज़िले की राजनीति में मैंने अपना दखल देना शुरू किया। धीमे धीमे मैं पार्टी का पदाधिकारी बना। आज मैं गोरखपुर क्षेत्र का, जो हमारा गोरखपुर क्षेत्र है बीजेपी का, मैं उसका क्षेत्रीय मंत्री हूँ, सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा हूँ। और ज़िले में भी हमने भाजपा को खड़ा करने में हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की। और आज स्थिति ये हुई, जब 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बनी, ऐतिहासिक वोटों से बनी, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल के लोगों में, जो आम जनमानस था, उनमें वो आशा जगी कि नहीं, पूर्वांचल का भी अब स्वरूप बदलेगा। और आप देखिए धीमे धीमे आज पूर्वांचल ही क्या, पूरे प्रदेश का सारे माफिया लगभग समाप्त हो गए हैं। या तो वो ऊपर चले गए, या तो जेलों में हैं, और या जो हैं भी बाहर, वो भी अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं, माफियागिरी छोड़कर। सरकार के मंशा के अनुसार वो अपने आप को उन लोगों ने बदल लिया है। तो हमारा पर्टिकुलर, चूँकि आपने कहा कि मैं मऊ से हूँ, मऊ जिले की, तो अभी कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो गया 2022 के चुनाव के बाद। 2022 में जब वो जेल में थे तो उन्होंने अपने बेटे को वहाँ पे चुनाव लड़ाया, जबकि पिछला चुनाव 7,000 वोट से वो जीते थे और पूरी संभावना थी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहाँ से लड़ेगा तो जीतेगा। लेकिन 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, और वहाँ पे उन्होंने, अखिलेश यादव जी ने उनको वो सीट गठबंधन में दे दी, जबकि 2017 में ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा गठबंधन के अपने प्रत्याशी को लड़ाया था वहाँ से, और वो भी मात्र 7,000 वोट से हारा था। और जब इन्होंने अपना पाला बदला और जाके समाजवादी पार्टी के अपने गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ाया, तो मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को उन्होंने चुनाव लड़ाया। और आपने देखा 2022 के चुनाव में, जब वहाँ चुनाव हो रहा था, तो पता नहीं क्यों समाजवादी पार्टी के लोगों में क्या मदानता थी और क्या उत्साह था, उनको लगता था कि हमारी सरकार जैसे बन गई है। और चुनाव से पहले ही इस तरह के उनके तमाम बयान आने लगे, सरकार बनेगी तो हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उसी का उदाहरण था कि जो अब तो विधायकी उनकी चली गई है, उन्होंने एक हेट स्पीच दिया था मऊ के अंदर कि मैंने अखिलेश भैया से बात कर ली है और सरकार बनने के बाद 6 महीने तक यहाँ किसी भी अधिकारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा, और सबसे मैं एक एक करके हिसाब लूँगा, उसके बाद ही बात होगी। जिसको लेकर उच्च न्यायालय ने आज उनको 2 साल की सज़ा कर दी और उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। वहाँ पे उपचुनाव की भी संभावना है, और मैं समझता हूँ कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहाँ से जीतकर जो मिथक प्रदेश में तोड़ा है, जिसको ये लोग अपना गढ़ मानते थे, इसे रामपुर हो, मुरादाबाद हो, कुंदरकी हो, बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं थी जिसमें समाजवादी पार्टी उसको अपना गढ़ मानती थी, विपरीत परिस्थितियों में भी कभी नहीं हारी। और आपने देखा कि इधर उपचुनावों में मिल्कीपुर हो या कटहरी विधानसभा हो, सबको भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया है।
और हम लोग इस बार अगर उपचुनाव होता है तो मऊ का भी मिथक तोड़ेंगे, क्योंकि अब उसको भी अपराध मुक्त बनाना है और मऊ में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतकर एक इतिहास बनाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एक प्रदेश एक जिला एक उत्पाद, लेकिन उन्होंने कहा है कि वन स्टेट वन माफिया। क्या क्या कहते हैं इस पे आप? ये अखिलेश यादव जी का जो अपनी सरकार का जो प्रोडक्ट था वो उनको याद आ गया। उनके सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया हुआ करते थे और जनता जानती है किस तरह से मुलायम सिंह के समय भी और अखिलेश यादव के समय भी हर इलाके वाइज मिनी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और ये जो माफिया सरकारों को बनाने बिगाड़ने का काम करते थे। इनके घरों पे इनके मुख्यमंत्री जाते थे, उनके कुत्तों के साथ खेलते थे, तो वो उनको अपने कार्यकाल का याद आ गया। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी इतनी अच्छी तरह से आगे बढ़ी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर एक ग्लोबल मार्केटिंग हुई है। और आप किसी ज़िले में चले जाइए, आप देखिए यहाँ भी ग्राम सेल्फ में बहुत सारे ऐसे एग्जीबिशन लगती हैं जिसमें देखिए एक एक ज़िले के एक एक उत्पाद एक ब्रांड बन चुका है। तो अखिलेश यादव को अपना इलाका याद आ गया है, अपना समय याद आ गया है। जब वो मुख्यमंत्री थे उन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का जो उनका कॉन्सेप्ट था वो उनके जबान से गलती से निकल गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो कथावाचक हैं, ख्यातिलब्ध कथावाचक हैं, धीरेन्द्र की शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा कि वो अंडर टेबल पैसा लेते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, देखिए अंडर टेबल का कॉन्सेप्ट उनकी सरकारों में रहा है, चूँकि उनके सरकारों में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते थे जिसमें अंडर टेबल चीज़ें डील होती रहती थी, इसलिए उनको पता है कि अंडर टेबल क्या होता है। और एक कथावाचक के रूप को अंडर टेबल की बात करना तो मेरे समझ में नहीं आता है। कथावाचक को तो लोग अपनी श्रद्धा से बुलाते हैं और श्रद्धा से जो भी दान दक्षिणा देना होता है वो देते हैं। किसी कथावाचक का कोई रेट और मूल्य तो हमने आज तक नहीं देखा कि वो इस तरह का कोई पैसा लेकर वो करते हैं। हाँ, जितने बड़े कथावाचक हैं निश्चित रूप से उनका अपना एक स्थान है। उनको स्वेच्छा से बहुत लोग बहुत दान देते हैं। उन्होंने तो 50 लाख की बात कही, उन्हें करोड़ों रुपया उनको दान मिलता है और वो लोग समाज को ही में लगाने का काम भी करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे कथावाचक है। धीरेन्द्र शास्त्री ने, अभी प्रधानमंत्री जी ने 100 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन किया उनके यहाँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दान दक्षिणा मिलती है उसको समाज को ही अर्पित करते हैं, समाज के लिए ही उसको काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस तरह का जो इटावा का जो कांड हुआ, चूँकि आपने इटावा कांड से जोड़ते हुए वो बात कही, इटावा कांड को उन्होंने जिस तरह से पॉलिटिसाइज किया वो दो लोगों के बीच का मसला था। एक जजमान थे और एक कथावाचक थे। जजमान ने कथावाचक को बुलाया कि हमारे यहाँ कथा होनी है, जिस उद्देश्य को पूर्ति के लिए, हर किसी न किसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए, समाज के अच्छे वातावरण के लिए, अपने गांव के वातावरण के लिए लोग इस तरह का पूजा पाठ कथा कहवाते हैं कि एक अच्छा वातावरण बने, लोगों का चरित्र निर्माण हो। उन्होंने भी कथावाचक को बुलाया, कथावाचक महोदय आए, भाई उनकी जो सामर्थ्य थी उसके अनुसार उन्होंने बुलाया। लेकिन जब कथावाचक उन्होंने वहाँ पे कथा कहना शुरू किया, कहीं ना कहीं उनके जैसा कि आरोप लगाया गया कि उनके परिवार में उनकी किसी महिला के साथ भोजन करने के दौरान किसी तरह की बदतमीजी हुई। उन लोगों ने उसका प्रतिरोध किया तो उनके पास 2-2 आधार कार्ड निकले जिसमें उनका नाम उसमें दोनों में जातियाँ अलग थीं। तब लोगों को संदेह हुआ कि कोई कथावाचक इस तरह क्यों वो करेगा। जो कथा कहने वाला है, जो भगवान राम का नाम ले रहा है, भगवान राम का नाम लेने के लिए तो हम लोग, हमारे सनातन में जितने भी ग्रंथ हुए, लोग जिस रूप में उन्होंने पॉलिटिसाइज किया, आप देखिए खासकर ब्राह्मणों को लेकर, ब्राह्मण कथा जरूर कहता है, भगवान राम हो या किसी भी हमारी देवी देवता को के बारे में वो समाज को बताता है, कथा कहता है। लेकिन उस कथा के रचनाकार को देख लीजिए, रामचरितमानस को जिस भी रूप में जो भी व्यासपीठ का व्यक्ति कहता है उसको लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि जी। वेद व्यास, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हमारे वेद उपरांत आप देखिए, सब ऐसे वर्ग के लोगों ने लिखा है जो कोई जाति से श्रेष्ठ नहीं होता, आदमी अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है। और हमारे यहाँ उसी तरह की व्यवस्था थी। हमने वाल्मीकि को भी अपनाया। एक महान डाकू थे, वो इतने बड़े संत हुए, संत रविदास हुए। तो इस तरह से जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिसाइज किया इसको लेकर, और जब इस तरह का विवाद हुआ और वहाँ पे जो भी घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, वो भी गलत था, उसको कानूनी रूप से उसका हल होना चाहिए था, वो उसको उन्होंने गलत किया। लेकिन उसको जिस तरह से पॉलिटिकल माइलेज लेके बुलाकर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर उनको सम्मानित करना, अगर कोई पीड़ित है तो उसके साथ उसको न्याय दिलाने के लिए खड़े होना चाहिए।
न कि उसको सम्मान करके जाति वर्ग का उन्माद फैलाकर आप उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हो। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, आप पीडीए चिल्लाते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा पॉलिटिकल माइलेज की थी, आप समाज में विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव जातिवाद फैला रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? स्वाभाविक है भाई, उन्होंने उस विषय को लेकर जिस तरह के उनके बयान आए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को जिस तरह से उन्होंने जोड़ा, तो स्वाभाविक है कि वो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। और चूंकि आजकल उनको नशा है पीडीए, तो उनको लगता है कि पीडीए को जिस रूप में वो दिखाना चाहते हैं, आम जनता उसको ठीक उल्टा देखती है। पीडीए को आम जनता ये समझती है कि इनका जो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। कभी उनके पीडीए के फार्मूले को जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। चूंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें थोड़ी सफलता मिल गई, वो भी एक नैरेटिव फैलाया उन्होंने। पीडीए का असर नहीं था, वो एक नैरेटिव इन्होंने फैलाया कि आप भाजपा अगर 400 सीट पाएगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण समाप्त कर देगी। वो कहीं ना कहीं नैरेटिव उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा सा लोगों को प्रभावित किया, जिसकी वजह से उन्हें कुछ हो गई। लेकिन उसके बाद के हुए सारे उपचुनाव में आप देख लीजिए, जनता समझ गई कि वो नैरेटिव गलत था। कोई भी नैरेटिव एक बार काम करता है, और 10 की 10 सीटों के चुनाव में आप देखिए 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर फिर जनता को समझ में आया कि नहीं, ये नैरेटिव गलत था। और आगे देखिएगा, फिर आगे विधानसभा चुनाव में 2027 में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, अगर आपसे ये कहा जाए, आपने भी कहा 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्या ऐसे अगर आपसे 3 कारण पूछे जाएं कि 3 ऐसी वजह क्या है जिसको लेकर आप इतने आश्वस्त हैं कि प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो 3 वजह क्या बता सकते हैं आप? देखिए, पहली वजह तो बिल्कुल सर्वविदित है, लॉ एंड ऑर्डर। 2017 से जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर दूसरे प्रदेशों के लिए उदाहरण बन रहे हैं, इवन दूसरे देशों के लिए उदाहरण बन रहे हैं। जिस सेवा भाव से कोरोना के समय मुख्यमंत्री जी ने आम जनता के लिए स्वयं कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी, जैसे ही वो उससे उभरे, सारे हॉस्पिटलों में गए, हर जिले में गए, जिस तरह से सेवा भाव के साथ उन्होंने काम किया, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण था। जनता को ये लगता है आज भी कि कोई हमारा जनता के सेवक के रूप में हमारे बीच है, जो हमारे लिए काम कर रहा है। और सरकार की दूसरी, पहला कारण ये लॉ एंड ऑर्डर और सेवा भाव। दूसरी, सरकार की वो योजनाएं जो आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सबको प्रभावित कर रही है। केंद्र के साथ मिलकर जो पीएम आवास योजना हो या राशन वितरण हो, ऐसे आयुष्मान कार्ड हो, उस सब का जो इम्प्लीमेंटेशन किया है प्रदेश की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में, वो हर नीचे व्यक्ति को उसकी उपलब्धता हुई है। एक गांव को उदाहरण आप उठाकर देख लीजिए कि 8 साल पहले उस गांव में कितनी योजनाओं का लाभ मिला लोगों को, और आज देखिए एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार हो गया है, जो मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे परेशानियों को समझती है, हमारे जीवन स्तर को उठाने का काम कर रही है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठे हुए हैं। पूरे देश में लगभग 11 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे एनडीए की सरकार में, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 2.25 करोड़ के आसपास लोग यहाँ भी गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। दूसरा कारण ये हुआ। तीसरा कारण मैं आपको बता रहा हूँ, जो नौजवान है, आज देखिए लॉ एंड ऑर्डर को ही भी उससे जोड़ेंगे। हमारी माताएं, बहनें, लड़कियों के अंदर एक सुरक्षा का भाव है। उनको ये लगता है कि सरकार में मैं कहीं भी जाऊंगी, जैसे भी जो भी हमारी स्वायत्ता है हम उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। उसको लेकर माताओं बहनों के बीच में भी सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ी है। और जिस तरह से इकोनॉमिक को आगे बढ़ाने के लिए आप देखिए, अब तक हमें लगता है 3 इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं जी, और जिस तरह का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर आया है, और अब वो धीमे धीमे धरातल पर उभरने लगा है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे की जाल बिछ गई है। आज 6 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर रन कर रहे हैं और 6 निर्माणाधीन है, जो कुछ वर्षों में कनेक्टिविटी इतनी शानदार हो गई है, आपको कहीं भी किसी भी प्रदेश में जाना हो देश के, अब आपको ये नहीं है कि हम दिल्ली होकर ही कहीं जाएंगे। अब आप पकड़ लीजिए कोई तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस पकड़ लीजिए,
आप झांसी मध्य प्रदेश कहीं भी चले जाइए, पूर्वांचल पकड़ लीजिए, आप बिहार चले जाइए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस को पकड़ लीजिए, बिहार नेपाल चले जाइए। नए कुछ ऐसे तमाम कॉरिडोर बना रही है प्रदेश की सरकार, जिससे प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का काम, और जो सपना है हमारे मुख्यमंत्री जी का कि हम प्रदेश की इकोनॉमी को $1 मिलियन तक ले जाएंगे, 1 ट्रिलियन डॉलर के रूप में, तो वो सपना साकार होने की तरफ बढ़ रहा है, जिससे प्रदेशवासियों का विश्वास है कि इस सरकार को ही हम दोबारा चुनाव में जिताकर 27 में पुनः योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी धन्यवाद। हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बजरंगी सिंह बज्जू थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किए, राजनीतिक ये मुकाम पाया। हम फिर मिलेंगे एक नए राजनीतिक हस्ती, एक नए छात्र नेता और उनके संघर्षों की दास्तान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।